अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले मेरी और कोहिनूर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से तमाम तर अहले वतन को नया साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारा ये साल खैर सगाली, अमन और खुशहाली का ज़ामिन बने और इस साल हमारा मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े और कामयाबियाँ हासिल करे। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है उसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे यूनान में किश्ती हादसे के हवाले से। हाल ही में यूनान में किश्ती हादसा हुआ और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिसमें मासूम इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। इस हवाले से FIA क्या कर रही है, उसने क्या इक़दामात उठाए हैं, इस हवाले से इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इश्यूज़ को। इस मरतबा अगर हम इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें और ओवरऑल अगर पूरे मुल्क की भी बात करें तो डेंगू और पोलियो ये दो ऐसी वबाई बीमारियां हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर उठाया और इसकी ज़द में काफ़ी तादाद में लोग आए और डेंगू की ज़द में आकर अमवात भी हुई हैं और डेंगू के फैलाव को अभी तक रोका नहीं जा सका और हर साल का ये मामला है कि डेंगू आता है और हज़ारों लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। फिर हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स के हुकूमत के हवाले से क्या इदाद व शुमार हैं जो शाया हुए हैं। तो ये तमाम वो टॉपिक हैं जिन पर हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हमारी कोहिनूर न्यूज़ के स्पेशल रिपोर्टर्स की टीम मौजूद है। मेरे साथ पहले बैठी हुई हैं हिबा अब्बासी जो कि हमारी सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके साथ बैठी हुई हैं सोनिया मलिक जो कि डिप्टी चीफ रिपोर्टर हैं। इन दोनों से हम इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। हिबा, मैं आपसे ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। क्या हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इसकी वायलेशन होती है और अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत कैटेगरीज आ जाती हैं। गवर्नमेंट ने इस हवाले से क्या इदाद व शुमार हैं जो शाया किए हैं? सबसे पहले तो 2025 शुरू हुआ है और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें बुलाया और 2025 शुरू हो चुका है और इसी उम्मीद के साथ कि 2025 जो है वो हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा साबित होगा। और जहाँ तक आपने बात की ह्यूमन राइट्स की, आप ख़ुद देखते हैं कि पाकिस्तान में कितना वायलेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स। जितने भी इंसानी हकूक़ हैं उनको वायलेशन का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मर्द हैं, औरत है, बच्चे हैं, बहुत सारे। 2024 की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो इसमें केसेस का एक सामना करना पड़ा है। न सिर्फ घरेलू ख़वातीन को इसका निशाना बनाया जाता है बल्कि बच्चों को भी। रेप केसेस कितने ज़्यादा होते हैं आपके अपने कंट्री में, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देखते हैं। बच्चों के साथ कितना इत्तेसाल हो रहा होता है। तो ये जब हम बात करते हैं इसकी तो हमारे आए दिन हमारे सामने ये चीज़ें आ रही होती है। सोशल मीडिया का दौर है, अब आपको पता चल रहा होता है। हिडन केसेस तो आपके सामने आते ही नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर इन चीज़ों को दबा दिया जाता है। अगर मैं रेप केस के हवाले से बात करूँ तो ख़वातीन के साथ अगर होता है या बच्चियों के साथ स्पेशली होता है तो ये एक ऐसा केस है ना कि इसको ना मतलब हमारे माशरे में गलत समझा जाता है। अगर बच्ची बोलेगी बात होगी, अव्वल तो हम अवेयरनेस नहीं, हम लोगों में अवेयर नहीं करते बच्चों को। और जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो हमारा माओं का, ख़ास तौर पर अपने ख़ानदान का ये होता है कि ख़ानदान में बात फैलेगी तो बहुत सारे इश्यूज़ बनेंगे, आने वाली ज़िंदगी है बच्ची की तो वो ख़राब हो जाएगी। फिर अगर किसी बच्चे के साथ होता है, आप खुद देखें यहाँ पर 30 से 50% जो लोग होते हैं ना वो बैकवर्ड एरिया से होते हैं। बच्चे ऐसे हैं, बच्चियाँ हैं तो उनके साथ होता है, मदरसे में हो जाता है कई बार, तो बहुत सारे। और फिर आप ये भी देखिए कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो काम कर रहे होते हैं, कचरा चुन रहे होते हैं, उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना वो बहुत कम दी जाती है क्योंकि एक तो माशी तौर पर हमारे ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि घर वालों का यही होता है कि अगर 4 बंदे कमाने वाले हैं तो वो एक बंदा भी बैठ के खा नहीं सकता क्योंकि उसको भी काम करना होता है। अब आजकल का ये दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप छोटी सी बात होगी तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए। सबसे पहले अगर मैं रेप केसेस के हवाले से बात करूँ तो कसूर में जो वाक़या हुआ था, सबसे पहले हमारा केस निकला तो जो सामने आया था बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, उसको हाईलाइट किया गया था। फिर उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे केसेस, फरिश्ता के केसेस आए, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बच्चों के हवाले से केसेस आए जो आपने देखे। और उसके बाद जो है ना वो एक ना थमने और ना रुकने वाले जो केसेस थे ना हमारे सामने आए। साथ साथ हिबा ये भी है कि औरतों को भी जो घर में जो ससुरालियों के झगड़े हैं उसमें भी ये काफ़ी केसेस आ चुके हैं कि मार देते हैं। डस्का में जो हुआ वाक़या हुआ जो खातून के साथ जिनको मार दिया, जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ये इस तरह के जो वाक़यात है ना ये बहुत होते हैं।
एक तो ये होती है कि आपका एक अंदर का जो गुस्सा होता है, हम इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, अदम बर्दाश्त ना ख़त्म हो चुकी है। तो ये जितना जितना टेक्नोलॉजी का दौर आता जा रहा है, तो हमने ना वो चीज़ें, अब वो देखिए उन्होंने किस तरह से एक औरत को किस तरह से वो काटा, किस तरह से उसको जगह जगह उसके टुकड़े फेंके। तो ये एक चीज़ उन्होंने सीखी सोशल मीडिया से। जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी आती है वहाँ पे पॉजिटिविटी भी आती है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कानून जो है ना वो बहुत कमज़ोर है। कानून, और मैं कहती हूँ कि कानून सिर्फ आप लिखा हुआ कहीं पढ़ सकते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपका कानून जब तक आपकी रियासत में अगर आपका कानून अगर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ना कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से फिर वहाँ भी इस तरह के जराइम होते। दूसरी सबसे मेन वजह ये होती है कि आपके गुर्बत बहुत ज़्यादा है। जब लोगों पर माशी बर्डन पड़ता है ना, तो वो फिर जाहिर सी बात है, पेट है ना, वो बहुत कुछ आपसे करवाता है, ये चीज़ भी होती है। तीसरा ये कि हम इतने तंग नज़र हो चुके हैं कि हमने इतनी हवस आ चुकी है हम लोगों में कि हमने हर चीज़ को, हमने इस्लाम को नहीं देखना। हमने कोई औरत की बात है कि तो हम गैरत के नाम पे बाहर निकल आएंगे कि हाँ भाई इस औरत ने ये कर दिया है, वो कर दिया, लेकिन वहीं पर हम बहुत सारी चीज़ें खुद भी कर रहे होते हैं। तो 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा आए ओपन हुए, लोगों ने देखे, सोशल मीडिया पर ववेला मचाया गया। जितने भी मुजरिम, कभी कभार तो हम पकड़ ही नहीं सकते, और अगर पकड़ लें तो फिर उनको उस तरह से सजाएं नहीं दी जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप किसी एक मुलजिम को, अगर वो ज़्यादती में मुलविस है, अगर वो किसी के कत्ल में मुलविस है, तो उसको अगर सरेआम आप उसको फांसी नहीं देंगे, उसको सजा नहीं देंगे, तब तक आपके ये जराइम बढ़ता जाएगा। देखिए कानून तब भी मजबूत होता है। बड़ी बड़ी रियासतों की अगर हम बात करते हैं, अभी सारा शरीफ का केस हुआ यूके में, वो पूरी फैमिली यहाँ पर उसको कत्ल करके आ गई, और फिर बाद में जब वो पहुंचे तो वहाँ पे वो लोग बैठे नहीं हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की कि वायलेट किया गया है, एक इंसान को कत्ल किया गया है। तो हमारे यहाँ इस तरह बहुत सारी फैमिलीज हैं, यहाँ मार के चले जाते हैं, किसी को परवाह नहीं होती, बोरी बंद लाशें मिल रही होती हैं, कोई अता पता ही नहीं होता किसने किसको मारा। और ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो फिर आप तो खुद सोचे कि एक अजीब सी ना माशरे में फसादियत फैल जाती है, फिर कोई पकड़ने वाला नहीं होता, कोई रोकथाम वाला नहीं होता, क्योंकि आपका कानून कमज़ोर होता है। तो ह्यूमन राइट्स का अभी अगर बताएं तो मिनिस्ट्री है, और वो जो है वज़ीर, उनके आज़म नज़ीर तारड़, वो उसको देख रहे हैं। तो उनके पास इजाफी चार्ज भी बहुत सारे हैं, वो कभी कभी पार्लियामेंट में आपको नज़र आते हैं, कभी कभी नज़र भी नहीं आते आपको। जब इजलास वगैरह होते हैं, सेनेट में उनको बुलाया जाता है, बार बार वो नहीं आते। फिर बहुत सारी, जाहिर सी बात है, एक इंसान पे बहुत सारे ओहदे हों उसके पास, और वो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारा उसको टाइम नहीं दे सकता। अब उसको देख रही है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सबा सादिक उनका नाम है, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत काम कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताऊँगी कि 2024 का हर आपके महीने में, या आपकी मिनिस्ट्रीज इसलिए बनाई जाती है ना कि वो देखती हैं, नज़र रखती हैं कि कितना आपके पास केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कितने इंटरनेशनल लोगों के पास आपके केसेस पहुँच रहे होते हैं। तो आपके अपने पास, आपकी अपनी वेबसाइट्स पे ऐसे डेटा ही मौजूद नहीं होता। हमने अभी पैकेज बनाना था, मैंने खुद कॉल की, मैसेजेस किए कि मुझे डेटा प्रोवाइड किया जाए कि हम जो है ना उस पर पैकेज बनाएं, ताकि पता हो ना कि इंसान की, चले लिमिटेड ही पता हो जो आपके पास केसेस आए। लेकिन उनके पास सिर्फ यही जवाब था कि मंडे को देंगे। मंडे को मैसेज किया गया तो नहीं जी, अभी नहीं, रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है, वो जो रिसर्च कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट, वो जो है वो इतना लेजी डिपार्टमेंट है कि वो 2024 का जो डेटा था, उनके 1 महीने का भी शायद उनके पास डेटा नहीं था, और वो फिर लेम एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं अभी फाइनल नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया। देखिए ये चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ कि हमें पता ही नहीं है। इवन कि आप नेट पे सर्च कर ले, वो जितना भी कर रही थी ना, मैं रिसर्च कर रही थी, वो 2024 का, 2023 का आ रहा था। 2023 का आ रहा था कि 2022 से और 23 का तक जो डेटा आ रहा था वो 60,000 के करीब इस तरह के केसेस थे, घरेलू तशद्दुद के जो केसेस थे। और इसके अलावा अभी 2023 का, मतलब अभी 2024 का मुझे लगता है 2025 के मीटिंग में जाके ये बनाएंगे, फिर अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि प्रॉपर मतलब टाइमली सब कुछ अगर प्रोवाइड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर तौर पर हम इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। जहाँ पे आपको एक ओहदा दिया गया है तो आप खुदा उसका अच्छा इस्तेमाल करें। आप लोगों को अगर बिठाया गया तो किसी काम के लिए बिठाया गया तो आप वो चीज़ें प्रोवाइड करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ कितने केसेस ओपन हो रहे हैं, कितने केसेस हिडन हैं, कितने केसेस पे काम किया जा रहा है, कितने केसेस के मुजरिमान को जो है सजाएं दी जा चुकी हैं। आप फिर उसके बाद ही चीज़ें फाइनल होती है ना कि आपके यहाँ कितना डेटा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको खुद ही देखनी पड़ती हैं। आपको देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी रिसर्च है कि नहीं है। आपके मिनिस्ट्रीज के पास जो है ना वो डेटा ही मौजूद नहीं है। जी सुनिए, आपसे पूछना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का इदारा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसके ज़रिए से पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर जाते हैं और वह बाकायदा लीगल तरीके से अफराद को, जो हमारी अफरादी क़ुव्वत है, उनको बाहर भेजते हैं।
तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ लोग ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को अडॉप्ट नहीं करते और इसके थ्रू बाहर नहीं चाहते और इलीगल तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की अमवात होती हैं और इस तरह के हादसे रूनुमा होते हैं? सबसे पहले आयशा आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें भी अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। अच्छा, इसकी काफ़ी वजूहात है। सबसे पहले तो हमारे जो अवाम है उनको शॉर्टकट इस्तेमाल करने का मतलब ज़्यादा उस तरफ रुझान होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक प्रोसेस के थ्रू आपने एक जगह जाना हो और एक आपको बस ऑफ़र दे दी जाए तो ज़ाहिर बात है आपने शॉर्टकट ही यूज़ करना। और पाकिस्तान में मोस्टली जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और पिछले जो कुछ टाइम ऐसा गुजरा है पाकिस्तान में, मईशत हमारी इकॉनमी जो थी मतलब जिस तरह वो नीचे आई है, तो मतलब मोस्टली लोगों का यही था कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे वो मतलब यहाँ से बाहर निकले। और बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद है नौजवानों की भी, पढ़े लिखे नौजवानों की भी, जो मुल्क से बाहर गए हैं। और पहले तो वजह यही है कि शॉर्टकट। अब ये जो बड़ा मसला ना, एक तो अवेयरनेस की भी बहुत कमी होती है। देखिए, एक आपका एक इदारा पाकिस्तान में बना हुआ है, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री आपकी, जो एक कानूनी तरीके से आपको बाहर भेज सकती है। लेकिन दूसरी जगह एक ऐसे एजेंट होते हैं जिस पे देखिए जिस एजेंट के पास जाते हैं ना, उसके ऊपर इनको खुद भी एतमाद नहीं होता। और मोस्टली क्या होता है कि हमारी जिन इलाकों से, जिन सूबों से ये आवाम जाती है, वो ज़्यादातर हमारे पंजाब से जाती है। पंजाब के जो वस्ती इलाके होते हैं ना, जो मतलब थोड़े से गाँव टाइप के जो होते हैं, तो वहाँ के आप वहाँ पर मोस्टली आप रिसर्च करें, वहाँ पर उनके जो बच्चे होते हैं वो भी इस चीज़ के पहले से ख्वाब देख रहे होते हैं कि उन्होंने बाहर जाना है। तो ज़ाहिर बात है उनमें इस बात की भी अवेयरनेस कम होती है कि हमने लीगल तरीके से कैसे जाना है। इवन कि ये उससे दुगना पैसा देके एजेंट को देके तो ये मतलब इस तरह डंकी लगा के चले जाते हैं, जिसमें से मोस्टली आपको आप पिछले दिनों भी जो आपको ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे पहले भी हो चुका है। तो जो बच्चे नौजवान जो हैं वो अपनी जानों से भी मतलब हाथ धो बैठते हैं। और उनको इसमें सबसे बेसिक चीज़ तो ये उनको अवेयरनेस भी नहीं होती। दूसरा, हमारी जो मिनिस्ट्री है, अब देखिए वो एक लीगल तरीके से आपको बाहर भेज सकती है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद जो अभी हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिनिस्टर हैं चौधरी सालिक, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। मैंने उनसे एक शॉट भी लिया था जिसमें उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई भी कि बाहर के ममालिक ने मतलब 10 लाख स्किल्ड पर्सन की हमें ऑफ़र की है डिफरेंट ममालिक से कि आप अपने पाकिस्तान से जो 10 लाख स्किल्ड पर्सन है वो आप हमें दें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बदकिस्मती भी कहती हूँ हमारे मुल्क में ये भी है कि अब हमारे पास वो स्किल्ड 10 लाख पर्सन नहीं है। तो उसका इतराफ़ जो है वो जो वज़ीर थे उन्होंने खुद भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 10 लाख स्किल्ड पर्सन नहीं है। उसकी बिल्कुल, और उसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पर जो उनको कोई हुनर सिखाया जाता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो बाहर के ममालिक के इक्वल नहीं होता, उस लेवल का नहीं होता। तो अगर वो यहाँ से सीख के जाते हैं बाहर जाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो ज़रूरत ये है ना कि हम अपने ममालिक में उस लेवल की उनको कोई ऐसे सेंटर्स बनाए जहाँ पर हम नौजवानों को सिखाएं कि भाई हम उनको इस काबिल कर लें कि वो एक हुनर सीखें और उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि वो जब बाहर जाए तो उनको एक्सेप्ट किया जाए। और ये भी सबसे मतलब एक हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अभी इस तरह का नहीं है। और आप 2024 का उठा के देख लें कि एक टारगेट था कि अपने 10 लाख जो अपने लोग हैं वो अपने बाहर ममालिक में भेजने हैं, जिसमें से मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने आपको ऑफ़र की हुई है। लेकिन उसमें से इस साल भी सिर्फ 7 लाख के लगभग जो हैं वो लोगों को भेजा गया है एक लीगल तरीके से। जो अगर हम कंपेयर करें 2023 से, उसमें से भी लाख 1.5 लाख कम इसकी एवरेज बन रही है। तो आप देखें कि हमारे इदारे भी क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आप जब एक चार्ज संभालते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ टास्क होते हैं। हम इंटरनेशनली हम सफारती ताल्लुकात तो अपने बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जो नेशनली हम अपनी चीज़ों को देखें, हम मैनेजमेंट देखें, हम अपने जो अंदरूनी जो हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो मैंने जब उनसे ये सवाल भी किया था, जो चौधरी सालिक से मैंने ये सवाल भी किया था कि किस तरीके से हम इन लोगों को हम बाहर भेज सकते हैं, किस तरह, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। उनके पास मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो देहात में रहते भी हैं लेकिन उनके पास एक अच्छा टैलेंट है और वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वही बात आ गई, उनके पास वो मतलब वो सर्टिफिकेट नहीं होता। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब इस तरह का कोई इदारा तो कायम करना चाहिए, जिस पे उन्होंने कहा था कि हम इन फ्यूचर हम बात करें चाइना के साथ
साथ हम सऊदी अरेबिया के साथ बात कर रहे हैं कि वो अपने सेंटर पाकिस्तान में खोलें और वो यहाँ पर वो लोगों को मतलब उस तरीके की वो तालीम दें, हुनर सिखाएं, ताकि उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाए, फिर बाहर के ममालिक में उनको भेजा जाए। देखिए ये चीज़ें जो है ये लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है। और यहाँ पर देखिए अवेयरनेस की भी है। आप देखें, आप यहाँ पर जैसे हम लोग के यहाँ पर जो फेडरल में बैठे होते हैं ये, या अगर हम पंजाब की भी बात करें जो मेन एरियाज है, उनको तो पता होगा कि हाँ भाई ये फलां इदारा है और इस तरह वैकेंसी आती हैं, या भाई ये वाला इदारा है, आपको ये सिखाएगा और इस तरीके से इस प्रोसेस से आप जाएंगे। तो तब तो मतलब वो लोग तो यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में जो बस्ती इलाके हैं वहाँ से ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं बाई, तो अब वहाँ तक अवेयरनेस आप कैसे पहुँचाएंगे, वहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है। आप एजेंट देखिए, अब एजेंट का भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सिर्फ एक एजेंट नहीं होता कि अगर वहाँ से लोग अगर उन्होंने बाहर जाना है तो वहाँ पर वो किसी एक एजेंट के, अब ये एक पूरी चेन बनी होती है। अब एक एजेंट के पास जाएंगे, उसके आगे 3-4 एजेंट जो होते हैं उनके साथ लिंक होता है। तो मतलब अगर वो किसी एक तक रहे ना, तो मे भी तब भी ऐसा कोई मैं कह सकती हूँ कि इजी वे होगा कि वो चले जाए। हाँ, तो वो मतलब इतने ज़्यादा होते हैं जिसमें वो मतलब इस इलीगल तरीके से जाते हैं। अगर वो मतलब मुश्किल से पहुंच भी जाए तो आगे भी बहुत से उनको मुश्किलात होती हैं। और बाहर के ममालिक भी आपको पता है कि जब वो इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो वो फिर आपको रिपोर्ट करते हैं, डिपोर्ट किया जाता है उनको ना। देखो एजेंट, हम कहते हैं ना एजेंट की बात करते, तो एजेंट भी तो नहीं कि मिली भगत से बने होते हैं ना। मेरी बात है वही मैंने कहा ना, जाती है तभी माफिया बनता है। हाँ, ऐसी बात है। वही इदारों का भी होता है ना, इदारों के भी मतलब बहुत से अपने भी काम है जो उनको करने हैं, अवेयरनेस देनी है उनको, अपनी मैनेजमेंट को भी ठीक करना है। क्योंकि देखिए एक चीज आप लीगल, आपके पास एक रेशो दी गई है कि आपने इतने बंदे भेजने हैं। जब आपको ऑफर दी जा रही है, आप मतलब आप छान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 10 लाख बंदे नहीं मिल रहे। वो उसके बरक्स अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो लोग इलीगली जा रहे हैं। लीगली आपके पास इतनी रेशियो है लेकिन इलीगली लोग भी जा रहे हैं। तो आप एक ऐसे सिस्टम क्यों नहीं बनाते, आप अपने ऐसे इदारे क्यों नहीं कायम करते जो ऐसे लोगों को यहाँ तक पहुँचाएं, उनको होनर दें, फिर सर्टिफिकेट दें, ताकि वो बाहर के ममालिक में जाएं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे जो अवाम है उनकी आप मेंटेलिटी देख लें कि उन्होंने आप देखिए सबसे ज़्यादा आपको ऑफर कौन करता है, आपको यहाँ से करते हैं, आपको सऊदी अरेबिया करता है। वो आपको ऑफर करता है कि भाई हमें पाकिस्तान से इतने हमें लोग चाहिए, इतने लेबर्स चाहिए। अब या इसके कंपैरिजन अगर आपको इटली का वीज़ा मिल जाए, अगर आपको मतलब ऑस्ट्रेलिया का, स्पेन का या मलेशिया का, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर वो करते हैं कि वो उन ममालिक में जाए। वहाँ पर इलीगल भी चले जाएंगे, लेकिन लीगली अगर आपको एक कंट्री बुला रही है, आप उसको इतना वो अहमियत नहीं देंगे। तो आप चाहेंगे आप यूरोप के जो ममालिक है वहाँ पर जाए। अब इस 2024 की बात भी करें तो सबसे ज़्यादा जो लोग भेजे गए हैं या फिर सबसे ज़्यादा जो ऑफ़र की है वो सऊदी अरेबिया ने की, और तकरीबन 1.25 लाख जो हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो गए हैं। उसके बाद दुबई है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि बहुत से जो लीगली लोग चले जाते हैं। अब पिछली बार भी जो 2024 की अगर मिड की मैं बात करूँ तो दुबई वालों ने ये एम्बेसी में उन्होंने कंप्लेन की है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो काम से ज़्यादा वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं। तो फिर आप ये भी देखें कि अगर एक इदारा अगर मेहनत करके आपको चलो लीगली आपको बाहर भिजवा तो रहा है, आप फिर बाहर क्या करते हैं। हिबा, आप हेल्थ बीट को भी कवर करती हैं और आपकी इस पर काफ़ी गहरी नज़र है। हमारे पिंडी इस्लामाबाद के जो मेन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पेम्स हो गया, पॉली क्लिनिक हो गया, CDA हो गया, यहाँ पर अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आवाम बेहाल है। यहाँ पर जाते हैं, टेस्टों की सहूलियात नहीं होती, यहाँ पर प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स की बाज़ दफ़ा गफलत होती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, कतारों की कतारें लगी हुई होती हैं मरीज़ों की, पर उनको प्रॉपर तौर पर कैटर नहीं किया जा रहा होता। आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि आपने किस नज़र से इन सब चीज़ों को देखा हुआ है? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इस वक्त जो है ना वो हेल्थ मिनिस्टर से ही महरूम है। सबसे पहली बड़ी बात, उनको अभी हैंडल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं मलिक मुख्तार, वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये है कि यहाँ पर पिम्स और पॉलीक्लिनिक मेन ही वजह बनता है हमेशा जब भी इस्लामाबाद के अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर ये मसला सिर्फ एक दिन का नहीं है ना 2024 का है, ये पिछले जितना भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मतलब हमेशा जब भी जिसने भी हेल्थ की बीट किया उन्होंने यही चीज़ें देखी
देखी और ये चीज़ें कवर की हैं कि यहाँ पर सबसे मेन जो मसला है ना, वो सबसे यही बड़ा मसला है कि यहाँ पर पहली जो बात है वो ये कि यहाँ पर अस्पताल तो हैं लेकिन उनके जो हालात हैं ना वो देखने के काबिल नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं लेकिन वो डॉक्टर्स उस तरह से अपने पेशे से ना वो मुखलिस जो होता है ना वैसे नहीं है। यहाँ पर आप देखिए दिन भर यहाँ पर कतारें लगी होती हैं। आप अपनी, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं कितनी दफ़ा पॉलीक्लिनिक क्योंकि पास है हमारे हॉस्पिटल, तो हम अक्सर चले जाते हैं जब भी कभी कोई तबीयत ख़राब हो या कुछ इस तरह। तो आप यकीन करें कि आप ID कार्ड देते हैं, आप उनको कहते हैं कि हमारा डेटा इंटर करें। ज़ाहिर है वो एक बंदा रिसेप्शन में बैठा है, उसको इतना आइडिया है कि ID कार्ड पे क्या लिखा है, वो फिर भी हमसे क्वेश्चन करेगा कि क्या है। अच्छा, जब उन पे नाम लिखा होगा ना, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी, वो उससे देखेगा ही नहीं, सिर्फ नाम देखेगा और पर्ची जो है ना वो बना के आपको दे देगा। पूरा बिल्कुल ब्लैंक होता है पेपर। अब इस दौरान अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा डेथ सर्टिफिकेट बनाना, तो आप किसकी बेस पे बनाएंगे? कोई ऐसा पेशेंट है जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती बाज़ औक़ात, तो आपके पास तो डेटा ही नहीं होता और फिर आपके अपने कंप्यूटर में भी डेटा का होने का ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हर बंदे को ना ये होता है कि यार मैं अपना काम जल्दी करा लूँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए या फिर कोई बड़ा टेस्ट है तो वो आपको कतारों में लाइनें लगाने के बजाय आपको महीना डेट्स बहुत आगे की मिलती हैं। हाँ, 3 महीने की जो है ना वो डेट्स देते हैं। और फिर जब उन डॉक्टर से बात की जाए जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, जो एक्सरे कर रहे होते हैं, फिर वो उनका बिहेवियर इतना अजीब होता है, वो लग नहीं रहा होता ये कोई मतलब डॉक्टर का जिस तरह हम सोचते हैं, देखते होते थे ना, पढ़ते थे बचपन में कि मसीहा है, इतने प्यार से बात करते हैं। डॉक्टर का तो वो बिहेवियर ही चेंज होता है, वो बिहेवियर ही नहीं होता। एक आम इंसान आएगा तो ज़ाहिर है उसके बहुत मसले, अब उसको क्या पता, कोई ऐसे लोग भी होते हैं बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उनको नहीं पता होता बाज़-औक़ात के ये हमें मसला है या हम बोल सकते हैं, तो वो डॉक्टर ना उन्हें झड़क देते हैं। तो वो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आप एक पढ़े लिखे होने का सबूत दें। बहुत सारी हमने ये चीज़ें भी मुझे बड़ी अजीब लगती हैं कि ऑकवर्ड लगता है कि आपका बिहेवियर सबसे पहले मैटर करता है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो एक तो आप पानी का जो सिस्टम होता है यहाँ पर वो भी ठीक नहीं है, सफाई का बिल्कुल जो इंतज़ाम होता है वो भी खासा अच्छा नहीं होता इन अस्पतालों में। तो साथ में ये भी होता है कि डॉक्टर्स आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, बैठते हैं, कोई पता ही डेंगू और पोलियो के हवाले से बताएं कि डेंगू के हवाले से इंतजामात हॉस्पिटल्स में सही किए हुए होते हैं, जिस तरह से पेशेंट्स को रखा जाता है, प्रॉपर वार्ड्स वगैरह बने हुए होते हैं क्या? नहीं, वार्ड्स तो बनाए जाते हैं ना जब ये वायरल होता है, बहुत सारा वायरल होता है ना, फिर एकदम से मतलब जाहिर सी बात है अस्पतालों में हंगामी सूरत अलर्ट जो है वो किया जाता है, तो वार्ड्स बना लिए जाते हैं। वो जो एक जालीनुमा में एक पेशेंट को रखते हैं वो भी होता है, सारा सिस्टम होता है, लेकिन वो उस तरह से प्रॉपर उनको वो नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें पता नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जो बस उसको चुन लिया जाता है कि जी डेंगू पेशेंट सिर्फ यहीं आएगा। डेंगू पेशेंट वहाँ नहीं आता, ये प्रॉपर एक रूम बना लेते हैं, कुछ बना लेते, जब उनको पता होता है ना कि वायरल चल रही है ये चीज़, तो वो बस छोटा सा रूम बना लेंगे और उसके ऊपर वहाँ पे बेड लगा देंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे कि वो कौन सा एरिया है, किस चीज़ से वो तो फिर वो एक बेड पे 2 मरीज भी होते हैं, ये भी आपने देखे हैं, ड्रिप्स लगा रही होती हैं और वो मतलब उन्होंने उठाई भी होती है कि कोई साथ में जो लवाहिकीन होते हैं या कोई होता है साथ में, तो वो पकड़ के रखता है और फिर वो ड्रिप्स लगाते हैं। यहाँ पे बेड्स की इतनी ज़्यादा किल्लत होती है। ये भी है कि ना ये लोग जितना भी मिनिस्ट्री से कहते हैं कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए, हमारे बेड्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये वाली मशीनरी नहीं है, ये नहीं है, वो जो है ना वो उस पर उस तरह से अमल नहीं होता। और कायमा कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी में अगर इनको उठाया भी जाता है इश्यूज़ को, तो वही बात है कि आप बड़े बड़े इवेंट्स कर लेते हैं, बड़े बड़े इजलास कर लेते हैं, बैठ के मीटिंग्स कर लेते हैं, उन मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकलता और आज तक नहीं निकला। अभी लास्ट टाइम जो है ना वो ये जब हॉस्पिटल में डेंगू का जो केसेस चल रहे थे, इनके हवाले से भी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी पे आवाज़ उठाई गई। ये पोलियो के केसेस इतने ज़्यादा वायरल हुए, इस दफ़ा इस साल में 65 केसेस पोलियो के थे। पोलियो के हवाले से मैं वही आपसे कहना चाहूँगी कि पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसके हवाले से कैंपेन्स भी बहुत होती हैं, अवेयरनेस, इवन हमारी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पोलियो वर्कर्स को प्रॉपर काम नहीं करने दिया जाता, उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको वो काम करने ही नहीं दिया जा रहा और लोगों के दिलों में बहुत गलत किस्म के कॉन्सेप्ट्स बिठा दिए गए हैं कि ये पोलियो ड्रॉप्स बच्चों के लिए मुफीद नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए क्या ऐसे इक़दाम करें कि हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री पाकिस्तान कर सकें?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो सोशल मीडिया हमने सिर्फ पीटीवी रखा होता था पहले ज़माने में, तो वहाँ पे एक ऐड आता था ना पोलियो का। अब तो हर चैनल पे चल रहा होता है ऐड। अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ है ना, या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप सोशल मीडिया भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी एक मिथ बनी है कि हमने ये जो पोलियो के कतरे हमने बच्चों को नहीं पिलाने, खुदा न ख्वास्ता हो जाएंगे। जैसे वो कोरोना की वैक्सीन चली थी ना, तो उसमें उन लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी थी कि 3 साल बाद खुदा न ख्वास्ता ये वैक्सीन लगाएंगे, आप 3 साल बाद मर जाएंगे। लोग चाहते हैं कि आप मर जाएं, वो लोग चाहते हैं, ये अमेरिकन की पॉलिसी होती है, अमेरिका नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ठीक हों या कुछ इस तरह से। देखिए, ये तभी चीज़ें ठीक होती हैं जब आप जो है ना वो बैकवर्ड एरिया से, ग्रास रूट लेवल से और बैकवर्ड एरिया से ना दोनों को अपने जो है टारगेट बनाएं कि इन चीज़ों को या इन जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचाएं, यहाँ से स्टार्ट लें। तो वहाँ पर ये होता है कि आप छोटी छोटी कंपनी कर, जहाँ पर आपने दहशतगर्दी की बात की है, KPK में ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे एरियाज़ में हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जाता है, नर्सिस को टारगेट किया जाता है। तो वहाँ पर यह है कि वही बात आ जाती है कि आपने कंपेन शुरू करनी है, इसलिए कि जहाँ पर आपको टीवी या आपका सोशल मीडिया नहीं जा सकता, वहाँ पे आप एक मीडियम है कि एक औरत है। देखिए, औरतों के कान बड़े कच्चे भी होते हैं ना, वो बात बिठा लेती है। तो जितना आप इस मीडियम को यूज़ करेंगे ना, औरत वाले मीडियम को, तो मुझे लगता है बैकवर्ड एरियाज़ में, क्योंकि ज़्यादा औरतों की गैदरिंग होती है, औरतें जो कहती हैं फिर वो अपने घर में वो बात रिपीट भी करती हैं कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। तो ये चीज़ भी एक जो है ना वो प्रॉपर इस चीज़ को भी रखा जाए कि हमने इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, ताकि जहाँ पे हमने पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसे एरियाज जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये केसेस हाईलाइट हो रहे हैं। तो अभी जो है ना वो 2024 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे केसेस जो हुए थे वो 65 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं इस साल। तो ये बहुत जो है ना वो हंगामी अलर्ट है कि आप जो है वो आपके अभी तक आप पोलियो के जो है ना वो उस पर काबू नहीं पा सके, लोगों को अवेयर नहीं कर सके। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक मुख्तसर सी ब्रेक का। अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम FIA की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो अवामुन्नास को अवेयरनेस देने के लिए बनाई गई है, वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कोहिनूर न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान साहब। उनसे हम बात करेंगे जो कि FIA की बीट को भी कवर कर रहे हैं कि वो इस तमाम तर जो ये सारे मराहिल हैं इनको किस नज़र से देख रहे हैं। हालिया दिनों में यूनान के साहिल पर एक अलमनाक हादसा पेश आया, जहां गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश में तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डूब गई। इस सानिया में कई कीमती जानें ज़ाया हुई, जिनमें बदकिस्मती से मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी शामिल थे। ये पाकिस्तानी शहरी इंसानी स्मगलरों के झूठे ख्वाबों और सब्ज बागों के धोखे में आकर अपनी जिंदगियां खतरे में डाल बैठे। वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सफर उनके लिए मौत का पैगाम बन गया। वाक़े का नोटिस लेते हुए DG FIA ने इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने के अहकाम जारी किए। इन इक़दामात के नतीजे में मुतअद्दिद इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद तहकीकात और कार्रवाइयां जारी हैं। अगर आपके पास इंसानी स्मगलिंग या गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलव्विस अनासर के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात हो तो फौरी तौर पर FIA को इतला दें। आपका ताउन न सिर्फ इस जुर्म के नेटवर्क को खत्म करने में मददगार होगा, बल्कि बेशुमार मासूम जानों को जाया होने से भी बचा ले। वेलकम बैक नाजरीन, डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी जो अवेयरनेस के लिए बनाई गई है और यकीनन ये आपको ये पसंद भी आई होगी। अब हम चलते हैं मुस्तफ़ा खान साहब की तरफ जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं कोहिनूर न्यूज़ के। इनसे भी इन तमाम तर मामलात पे जानते हैं क्योंकि ये FIA की बीट को भी कवर करते हैं। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, इससे आप ब्रेक से पहले मेरी हिबा और सोनिया से हवाले से बात हो रही थी और सोनिया ने हमें काफ़ी मुफस्सिल इसके बारे में बताया कि किस तरह से ये यूनान में जो किश्ती का वाक़या हुआ है इसमें मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस सारे सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बड़ा एक अहम इशू पे बात करने का मौका दिया और सोनिया ने भी आपको काफ़ी ब्रीफ किया इस उस पर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो एक अदारा है और जो जितने भी नौजवान हुनर याफ्ता नौजवान होता है उनको मुल्क से बाहर भेजते हैं। वो बाकायदा हमारे पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ बाकायदा एग्रीमेंट हुए हैं जॉब
एग्रीमेंट, तो उसके तहत भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि ये जो अभी यूनान किश्ती का जो वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि हमने एक और प्रोग्राम इस पर किया था और बड़ा मुफस्सल प्रोग्राम हमने किया था। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा इस आपको कि वो हमारा जो कोहिनूर न्यूज़ चैनल है वो अवामी इश्यूज़ को उजागर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और हमने हेल्थ पर भी और जो हमारे ये यूनान में जो वाक़या हुए उस पर भी हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं। तो आज वही प्रोग्राम हम फिर करने जा रहे हैं। देखें, ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले ये इस किस्म के कई हादसात हुए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात जो है कि हमारी जो FIA है वो जो इस पर उस किस्म के इक़दाम करने में नाकाम रही है जो वाक़यात अब दोबारा हुए। अब देखें, हमारे DGFIA जो है वो फौरी तौर पे एक्शन ले लेते हैं, रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, लेकिन फिर साल बाद वही वाक़यात दोबारा हो जाते हैं। इस बार बाकायदा इस वाक़े के बाद काबीना में इस चीज़ का जो है इस केस को उठाया गया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर और उन्होंने इस पर फौरी एक्शन लिया है। और DGFIA को सख्त किस्म की हिदायत जारी की हैं प्राइम मिनिस्टर ने और वज़ीर दाखिला साहब ने कि इसमें मुलव्वस लोगों को सख्त से सख्त सजाएँ दें। आपने देखी होंगी अब आए रोज़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, एजेंटों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और अब ये जो एजेंट होते हैं, मैं आपको बताऊँ कि ये वारदात होती कैसे है। ये वारदात ऐसी होती है कि जो एजेंट होते हैं, जिन लोगों ने बगैर लाइसेंस अपने दफातर खोले में, वो लोगों को वीज़ा लेके देते हैं, तुर्की का वीज़ा लेके देते हैं, वो किसी को वो साइप्रस का वीज़ा लेके देते हैं, किसी को मोरक्को का वीज़ा लेके देते हैं। जब वो इनको वीज़ा लेके देते हैं, क्योंकि उन वीज़ों पे यूरोप की तो एंट्री होती नहीं है, ये एजेंट उनको उस मुल्क में पहले पहुंचाते हैं और यहाँ से फ्लाई करवाते हैं, को पैसे देते हैं, वो फ्लाई कराती, फिर ये लोग उस कंट्री में जाते हैं, तुर्की में चले गए, मोरक्को में चले गए, साइप्रस चले गए, वहाँ से फिर इनके एजेंट के नुमाइंदे बैठे होते हैं जो वहाँ पर उनसे भारी रकम वसूल करके उनको बाकायदा डंकी जिसको आप कहते हैं ना, उसके ज़रिए इनको यूरोप पहुँचाते हैं, यूनान पहुँचाते हैं, इटली पहुँचाते हैं, तो इन जगहों पे स्पेन पहुँचाते हैं। अब वो जो पहुँचाने का उनका तरीक़ाकार होता है, बड़ा ख़तरनाक रास्ते होते हैं। समुंदर के ज़रिए पहुँचाते हैं, किश्तियों में बिठाते हैं, कुछ जंगलों के रास्ते उनको पहुँचाते हैं। इस कई कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, अमवात हुई हैं, उनको यहाँ तक कि गोलियाँ मारी गई हैं। वो इनसे 30, 35, 40 लाख रुपया बाकायदा इनकी डील होती है। और जो डीलर इनका मेन होता है पाकिस्तान में बैठा होता है, वो रीच पे इनसे डन करता है, इनकी फैमिलीज़ के साथ उसके राब्ते होते हैं। और जब वो बेचारे नौजवान जब पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल को, तो उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर उनको एजेंटों को पैसे देती हैं। और अगर ना पहुँच सके या उनके साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो उनकी फैमिली जो है वो अपने बच्चों के ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और फिर वो ये मसाइल पैदा होते हैं जो अब हो रहे हैं। हुकूमत जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग का हमारे मुल्क में कानून है, बाकायदा हमारी असम्बली ने इस पर कानून साजी की हुई है। लेकिन जहाँ पर हमारी गफलत है, हमारे एजेंटों का जो काम है, उस जगह से अगर हम दोनों को एक साइड पे करें तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो लोग हैं उनकी भी गलती है। देखें, अभी सोनिया ने आपसे कहा कि हमारा एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अदारा बना हुआ है, वो नौजवान हुनरमंद को जो है वो बैरून मुल्क भेजता है, मिडल ईस्ट भेजता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा जो नौजवान है वो मिडल ईस्ट जाने को तरजीह नहीं देता। उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं यूरोप पहुंच जाऊं, क्योंकि उनके यूरोप में रिश्तेदार भी होते हैं और यूरोप में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पर सैलरीज ज़्यादा है, वहाँ नेशनलिटी मिल जाती है, तो इसलिए वो वहाँ को तरजीह देते हैं, मिडल ईस्ट को तरजीह कोई नहीं देता। उसकी वजह कि वहाँ पर उनको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और वो कहते हैं वहाँ पर सैलरी भी थोड़ी है हमारी, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े मिनिमम पैसे लेते हैं, वो पैसे लेते हैं जो फीसिस होती हैं और आवाम को वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं, मगर लोग वहाँ को तरजीह नहीं देते। और दूसरी जानिब ये जो मिडिल ईस्ट की वैकेंसीज आती हैं, इसमें आप देखें पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और अब तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखें, इस टाइम जो नौकरी पर बैन लगा दिया गया है और उसके बाद कुछ लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया है, क्योंकि इकॉनमी इदारे भी बंद हुए हैं, सरप्लस पूल में गए हैं कुछ इदारे, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए बहुत सारे इदारे बंद किए हैं, कुछ वजारतों को ख़त्म की गई हैं, कुछ को दूसरे वजारतों में जम की गई हैं। तो उससे जो ये बैन लगा दिया गया है, कुछ वैकेंसीज खत्म, पोस्टें खत्म कर दी गई हैं, तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए नौजवान के अब हमें शायद मुस्तकबिल में नौकरी ना मिल सके। तो वो अब बजाय उनको इस चीज़ से मायूस होकर मुल्क से बाहर जाने को तरजीह देते हैं कि हम अपना फ्यूचर बना लें। जाहिर बात है, महंगाई है मुल्क में और आपको पता है एक घर में अगर 7 खाने वाले हैं, 2 कमाने वाले हैं, तो वो कोशिश करते हैं मुल्क से बाहर चले जाएं, तो वो तरजीह देते हैं यूरोप जाने के लिए। अब वो यूरोप जाने के चक्कर में जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
जो उनका सरमाया होता है वो भी डूब जाता है। और दूसरी जाने फिर जो है हमारे जो FIA इदारा है वो फिर बाद में जागता है, इससे पहले इकदाम नहीं करता। सबसे पहले हमारे FIA की इस्लाहत होनी चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, मैंने उनसे ये सवाल भी किया था कि जी आप पुलिस इस्लाहात कर रहे हैं और आप FIA की इस्लाहात कब करेंगे? तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि FIA में इस्लाहात करेंगे, मगर ये इस्लाहात नहीं हुई। अगर इस्लाहात हो जाती तो ये वाक़यात ना हो। देखिए जब पैसे लेके ऐसे लोगों को फलाई करवाएगी तो जारी बात है ये वाक़यात होंगे। अगर हमारा इदारा जो है ऑनेस्ट हो जाए तो मेरा ख्याल इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। और हुकूमत को चाहिए, हमारी मौजूदा हुकूमत को चाहिए, हमारी मौजूदा पार्लियामेंट को चाहिए कानून साजी में एक चीज़ और अमेंडमेंट करें कि ये जो हमारे लोग हैं, जब उनको पता है कि हम एजेंटों को पैसे दे रहे हैं जिसकी कोई छोटी नहीं है और हम इल्लीगल तरीके से जा रहे हैं, वो फिर भी लोगों को पैसे देते हैं और अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं और अपने सरमाए से भी, तो उनके खिलाफ भी कानून साजी होनी चाहिए कि जो लोग इन एजेंटों के पास जाएंगे उनके खिलाफ भी सजाएं होंगी और उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। फिर तो हम ये रोकथाम हो सकती है। जब आप अवाम उनके लोगों के लिए भी सज़ा फिक्स करेंगे ना कि भाई आप जाएंगे तो आपको भी सज़ा होगी, तो फिर लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। ओवरसीज़ का इदारा जो है वहाँ पर जो वैकेंसीज़ का तरीका है वहाँ पर भी आपको पता है सियासी तकरूरियाँ हैं, सिफारशी तकरूरियाँ हैं। हमारे जो ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं या वो अपने मनपसंद लोगों को एक तो लाइसेंस दे देते हैं ओवरसीज़ का, और मनपसंद लोगों की फिर सिलेक्शन होती है वहाँ पर। तो उसमें जो मेरिट पे होता है नौजवान वो यहाँ भी रह जाता है क्योंकि वो मिनिस्टर कोटा दे देते हैं अपने लोगों को। हमारा नौजवान मायूसी का शिकार भी होता है। जी देखिए मायूसी तो होगी ना। देखिए जब उसको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं है, ना उसके पास सरमाया नहीं है, फिर उसके बाद जब ओवरसीज ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जब वो अप्लाई करेगा तो वहाँ पर भी उसके पास सिफारिश नहीं है, उसके पास वो सरमाया नहीं है। अब जो हमारे मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने लोगों को लाइसेंस भी जारी करते हैं और कोटा भी जारी करते हैं। जैसे ये कोटा मिलता है ना तमाम चीज़ों का, इससे ये वैकेंसीज का कोटा मिलता है। तमाम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जो ट्रैवल जो टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड है ना, उनको बाकायदा कोटा मिलता है कि अगर सऊदी अरब की वैकेंसी आई है, कतर की आई हैं, दुबई की आई हैं, तो वो कोटा मिलता है कि आपको इतना कोटा दे दिया। हज कोटा होता है जैसे, तो जब वो कोटा भी वो अपने मनपसंद लोगों को देते हैं, वो अप्रोच करते हैं, मिनिस्टर साहब के पास आते हैं। और वो जो टूर ऑपरेटर हैं वहां पर भी एक करप्शन है। वो ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में वैकेंसी आई है 100, तो ये 1000 लोगों से पैसे वसूल कर लेते हैं। यहां पर भी जो एजेंटी है कि वो वैकेंसियां 100 हैं, 200 हैं, मगर वो 1000 लोगों से पैसे ले लेते हैं। जाना 100 बंदों ने होता है और वो पैसा जो है वो लोग उसके लिए FIA के चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। इस पर भी जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें पर अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर ये मामलात और इस किस्म के वाक़यात में रोकथाम की जा सकती है। और अब तो हमारे जो ओवर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसमें यूरोप के भी वर्क वीज़े आ गए हैं, उसमें पोलैंड आ गया है, यूनान आ गया है और ग्रीक आ गया, कई कंट्रीज यूरोप के भी हैं। लेकिन मैं आपको बताया ना कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि उस हिसाब से वैकेंसीज नहीं है। और हमारे जो नौजवान है वो हुनर को जो है ना वो उसको तरजीह नहीं देते। जैसे अभी सोनिया ने कहा शॉर्टकट लगाते हैं। वो कहते हैं हम भाई यूरोप पहुँच जाए, हमारे पास हुनर हो या ना हो। अब देखिए हमारा सबसे पहले इदारा था वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स थे हमारे पाकिस्तान में। नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो एक इदारा था जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड ओवरसीज़ के मातहत इदारा था, उस इदारे को ख़त्म कर दिया गया। अब उस इदारे का काम क्या था कि वो लोगों को टेक्निकल जो है ट्रेनिंग देता था, हुनर सिखाता था, फिर वो सर्टिफिकेट जारी करता था और उन सर्टिफिकेट की वैल्यूज़ होती थी, वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन उनको प्रायोरिटी, उनको तरजीह देता है। तो वो इदारा इस समय ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने एजुकेशन टेक्निकल ट्रेनिंग को दे दिया, लेकिन वो भी उस तरीके से फाल नहीं है। और हमारे नौजवान हुनर सीखने पर राज़ी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए 5-6 महीने का कोर्स होता है, फिर सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद फिर वो उस वैकेंसीज़ के लिए फुलफिल हो सकता है। तो ये तमाम वाक़यात हैं। और ये जो अभी और इसमें हमारे वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, एक तो मैं उनकी इस चीज़ पर ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो इस टाइम हुकूमत में एक वाहिद वज़ीर है जो कम अज़ कम अपनी वजारत में काम कर रहे हैं, जो दिन रात नज़र आते हैं, एक्टिव है, सुबह शाम एक्टिव है। आप देखें जो हमारे इस्लामाबाद में आप देखें जो फ्लाई ओवर बन रहे हैं, या नादरा का आप देख लें, पासपोर्ट ऑफिस का आप देख लें, वहाँ पर इस्लाहात हो रही हैं, लोगों को सहूलत के लिए उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए हैं और वो नज़र आ रहे हैं। तो उनको चाहिए FIA में भी इसके संग में इक़दाम करें और पुलिस में भी करें। देखिए इस्लामाबाद में क्राइम बहुत बढ़ गया है इस टाइम, आप देखें तो FIA में भी क्राइम है और पुलिस में भी है। इसके लिए उनको तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी वजारत है। तो ये तमाम चीज़ों पे जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इस्लाहात नहीं होगी, मेरा ख्याल है कि लोगों को फिर इंसाफ फराहम होना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अच्छा, हमने FIA के टॉपिक को कवर किया, उसके साथ साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात की, वो है पिंडी इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल।
और जैसे कि हिबा से मेरी बात हो रही थी और हिबा बता रही थी कि उन अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, और आप इस हवाले से क्या कहेंगे, बिकॉज़ आपने भी इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा हुआ है और आपका भी इस पर काफ़ी नज़र है, तो आप बताएं अपनी ज़बानी कि इन सरकारी अस्पतालों में ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि जिससे मसाइल को हल किया जा सके, और जिससे, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के अस्पताल वो अस्पताल हैं कि जिसमें सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की आवाम नहीं आती, मुज़ाफ़ात से भी लोग आते हैं और यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते हैं, तो क्या इक़दाम होने चाहिए कि इन तमाम तर खामियों को दूर किया जा सके और इनका बाकायदा से एक प्रॉपर नाम एक अच्छी लिस्ट में शामिल हो सके। देखिए, जहाँ तक सरकारी अस्पताल की आपने बात की, हमारे इस्लामाबाद में 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक है और पिम्स है। पिम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और पिम्स में तकरीबन डेली के पेशेंट आते हैं। पॉली क्लिनिक सबसे पहले हॉस्पिटल बना था इस्लामाबाद, जब वजूद में आया तो सबसे पहले पॉली क्लिनिक बनाए, मगर यहाँ पर मेडिकल की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। जैसे हिबा ने आपको तमाम तफसील बता दी है कि इनके क्या हालात हैं, और मैंने इस सिलसिले में अभी कुछ दिनों पहले ये जो आपके डेंगू का वाक़या हुआ, जब डेंगू आया है दोबारा, तो इत्तेफाक से मैं भी डेंगू में मुब्तला हूँ इस दफ़ा। डेंगू का इजाज़ मुझे भी हासिल हो चुका है इस साल 2024 में। तो मैं पहले सुनता था कि शायद लोग अस्पताल के बारे में गलत उनकी इन्फॉर्मेशन है। आप यकीन करें कि जब मुझे डेंगू हुआ, मैं पिम्स में गया हूँ, और पिम्स में जब मैंने जाके पर्ची बनाई है तो मैंने उसको बताया कि मुझे डेंगू है, तो वहाँ पर डॉक्टर हाउस जो डॉक्टर बिठाए हुए थे, आप यकीन करें कि डेंगू से मेरी पोजीशन ये थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरी इतनी वीकनेस थी। वो मुझे कहता है जी सबसे पहले आप एक्सरा करा के ले आए, तो मैंने कहा मुझे एक्सरा कहाँ कराना है, तो उन्होंने मुझे तकरीबन एक्सरे के लिए भेजा, तकरीबन 1 मील क्या आप दूसरी उनका एक ब्लॉक है, वहाँ पर क्या एक्सरे करा के लाए। आप मुझे बताएं कि एक पेशेंट बेचारा एक्सरे कराने के लिए चल के वहाँ जाएगा, वहाँ पर ना व्हील चेयर की सहूलत है, ना वहाँ पर मरीजों को देखभाल थी, और सबसे ज़्यादा डेंगू की पैदावार पिम्स में हो रही थी। आप वहाँ पर देखते हैं कि उनके जो वहाँ पर गन था, वहाँ पर स्टिंच की पड़ी हुई है, वहाँ पर लोगों के ब्लड पड़े हुए हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो डेंगू मच्छर वहाँ पैदा होता है पिम्स में। तो वो तो मैंने हालात अपनी आंखों से देखे हैं, ब्लड बैंक के हालात अपने आंखों से देखें। लेकिन मैंने बात की जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राणा इमरान सिकंदर साहब, तो उन्होंने बेबसी जाहिर की, उन्होंने कहा जी ये तमाम जो मामलात हैं इसके जिम्मेदार डीजी हेल्थ हैं। उन्होंने कहा जी हमने डीजी हेल्थ को 5.5 मिलियन की ग्रांट भेजी हुई है, और 1 साल हो गया कि हमने कहा जी हमारे पास सहूलियात नहीं है, हमारे पास बेड की कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास इको मशीनें नहीं है, हमारे पास MRI मशीनें नहीं है, और हमारे पास इस टाइम एयर कंडीशंस नहीं है, और हमारे पास बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, उसकी भी कमी है। तो हम कुछ लोग ऐसे आते हैं, मुस्तहिक लोग आते हैं जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, और हमने उनके लिए एक फंड रखा हुआ है, अब वो फंड हमें देना है डीजी हेल्थ ने। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बड़ा अहम नुक्ता बताऊं कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट है वो ये ग्रेड 20 की पोस्ट है, 20 ग्रेड की पोस्ट है। डीजी हेल्थ ने क्या किया हुआ कि इनको करंट चार्ज दिया हुआ है, ये 19 में दोनों पिम्स के भी और पॉलीक्लिनिक के भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हाजिर सर्विस हैं, ये ग्रेड 19 के इनको करंट चार्ज दिया हुआ है 20, जबकि 20 की ये सीटें हैं वो डीजी ने क्यों नहीं दी, क्योंकि अख्तियारात डीजी हेल्थ ने अपने पास रखा हुआ है। वो खिदमत कर रहे हैं, हमारे बैठे हुए MNA, हमारे मिनिस्टर, हमारे मुशीर वजीरों की खिदमत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत नहीं कर रहे। अस्पतालों के जो फंड देने हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री उनको दे नहीं रही। गरीब जो है पॉलीक्लिनिक में भी ख्वार हो रहा है, पिम्स में भी ख्वार हो रहा है। अभी 1 महीने पहले की बात है कि मैं आपको वाकया बताऊं कि मेरे अपने रिलेटिव हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया, और सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। जब वो पिम्स में गए हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा जी आपकी फौरी तौर पे हमने एंजियोग्राफी करनी है, आप 40,000 जो है वो फौरी तौर पे डिपॉजिट करवाएं। वो रिटायर्ड हैं, वो फॉरेन ऑफिस से रिटायर्ड हैं और नायब का से रिटायर्ड हैं। आप यकीन करेंगी कि उनके पास 40,000 रुपए नहीं थे एंजियोग्राफी कराने के लिए। वो कह रही मैं सरकारी मुलाजम हूं तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई आप पैसे देंगे तो आपकी एंजियोग्राफी होगी, जबकि वो रिटायर्ड हैं, वो इंटाइटल हैं। उन्होंने कहा 40,000 देंगे, और जब एंजियोग्राफी होने लगी तो डॉक्टरों ने कहा कि आप 4 लाख रुपया अरेंज करके रखें, आपके स्टैंडर्ड ने 4 लाख रुपया आप अरेंज करें। यकीन करें उनकी फैमिली परेशान, जो 40,000 नहीं दे सकता वो 4 लाख कहां से देगा। आप यकीन करें कि उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों से, रिश्तेदारों से, किसी से 50,000, किसी से लाख, 4 लाख रुपए के लिए। ये स्टंट इन्होंने डॉक्टरों ने, कार्डियोलॉजी पिम्स के जो डॉक्टर हैं, ये कसाई है, ये मसीहा नहीं, ये कसाई है। इन्होंने स्टंट जेब में ऐसे रखे हुए जैसे लोगों ने सिमें रखी होती है जेब में। ये अपने स्टंट बेचते हैं, ये गरीबों को मार रहे हैं। ये
जो बैठे हुए और कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने फौरी तौर पे स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे हेल्थ के, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं खलील उल्लाह साहब हैं, उनको मैंने कॉल की। मैंने कहा जी ये आपके अस्पताल में हाल हो रहा है। मैंने पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कॉल की, उन्होंने माजूरी जाहिर की। उन्होंने कहा जी मैं बेबस हूं, ये डीजी हेल्थ ने ये देखें जी मैंने तो ग्रांट मांगी वो देते नहीं। आप यकीन करें उनके इंटरफेयर्स, उनके मुदाखला से 1,56,000 में मैंने उसका स्टेंट डलवाए और उसका मैंने इलाज करवाया। मुझे आप ये बताएं अगर मैं साफी ना होता, जर्नलिस्ट ना होता और मैं अप्रोच ना करता तो वो 4 लाख रुपए गरीब कहां से देता। ऐसे कई गरीब हैं जो वहां पे आते हैं, बेचारे मर जाते हैं, उनको एंजियोग्राफी के पैसे नहीं होते, स्टेंट डालने के नहीं होते, वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये हुकूमत कौन से इकदाम कर रही है। हेल्थ की बात आप करते हैं, मुल्क में सबसे बड़ा मसला सेहत का है। आप सेहत की सहूलियात नहीं दे सकते तो मजीद आप किस तरीके से करेंगे, मेरा ये सवाल है। इस पर कानून साजी तो बहुत सी होती है। आप बजट आता है जी हमने सेहत में इतने ग्रांट दे दी, लेकिन वहां पर लगता नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता तो बशीर वजीरों को है। ये जाली बिल लेते हैं। आप आज ऑडिट करवा लें, गैर जानिबदार टीम बिठाएं और ऑडिट करवाएं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपके मिनिस्टर, मुशीर, वजीर, एमएनए जाली बिल क्लेम करते हैं पीएम सर पॉलीक्लिनिक से। ये मेडिसिन परचेज भी नहीं करते, ये वहां से बिल बनवाते हैं कि हमने ये परचेज जो है बाजार से की है, बाजार से जाली बिल बनवाते हैं, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन है ना। आपकी पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं ये कोई किसान, मजदूर, दिहाड़ीदार तो नहीं बैठा हुआ, ये तो सारे सरमायादार, जागीरदार, वडेरे, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। ये किसी मेडिकल स्टोर से जाली पर्ची बनाते हैं जी हमने 1 लाख की दवाई परचेज की, ये सबमिट करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इनके कार्य खास हैं, वो उनको बिल जो उनका अप्रूव कर देते हैं, ये जाके गवर्नमेंट से बिल क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर कहां से आप कह सकते हैं कि यहां पर हेल्थ की हालात हेल्थ बेहतर होगी। गरीब तो बेचारा मर रहा है, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो लिहाजा हेल्थ के बारे में बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि अस्पतालों के हाल ये हैं, इसको प्राइवेटाइजेशन में देना चाहिए। और मैं हुकूमत से मेरा एक और मुतालबा है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन जो इंटाइटल होते हैं, ये कहते हैं कि जी जब आप ट्रीटमेंट करवा लें तो उसका जो बिल होता है वो हॉस्पिटल से बाद में जो उनका हॉस्पिटल होता है ट्रस्ट करता है उस बिल को, फिर वो डिपार्टमेंट जाकर रिएम्बर्समेंट करता है। उसमें 5-6 महीने का प्रोसेस है। देखिए मैडम, मेरा ये सवाल है कि इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि जो भी पेशेंट आता है, सरकारी मुलाजिम जो इंटाइटल है, आप फिर फॉर उसका ट्रीटमेंट करें। देखें इंसान की जान पहले है, आप पहले इंसान की जान बचाएं। डिपार्टमेंट जाने, हॉस्पिटल जाने, वो बाद में आपस में जो है वो उनको लेटर लिखें, उनका रिएम्बर्समेंट कर दें, मगर ये जुर्म ना करें कि एक गरीब जाता है उसके पास 40,000 एंजियोग्राफी के नहीं होते, वो भी आप उससे क्लेम करते हैं। वो आप उनका डिपार्टमेंट जाने, हॉस्पिटल जाने, उस पर इस कानून साजी करें। अगर एक तरफ जाली बिल ये ले रहे हैं तो गरीबों को ये फैसिलिटीज तो आप देना ताकि अपना इलाज करा सके वो। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, मुझे ये बताएं कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हमारे मुल्क में काम कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है NGOs की जो मुल्क में बहुत अच्छे फलाही काम करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बात की और हमारे यहाँ जो ख़वातीन के ऊपर स्पेसिफ़िकली तशद्दुद बेइंतहा किया जा रहा है और हमें आए रोज़ ख़बरों में ये सुनने को मिलता है कि ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है और जबकि उनको इस हवाले से मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए इक़दाम इसमें क्या होने चाहिए, इसकी तो कानून साजी ऑलरेडी आपको पता हुई है और बाकी जो ह्यूमन राइट्स की हमारी तंजीमें हैं वो इस पर काम भी कर रही हैं। अब तो ये हमारी ह्यूमन राइट्स तंजीमों को चाहिए ना कि वो उनके पास जो इस किस्म के केसेस आते हैं उनको कितनी जल्दी इंसाफ उनको फराहम करवा सकते हैं, ये उस पर इक़दाम करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे कितनी सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, जिस जगह पे आप जाएं वहाँ पर कोई NGO बनी हुई है, कोई सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और उस पर तो अब ये भी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं ये सोसाइटियाँ भी ह्यूमन राइट्स की जो बनी हुई हैं, क्योंकि वो उनका मकसद अब आवाम की खिदमत नहीं रह गया, लोगों का इंसाफ दिलवाना नहीं रह गया। वो अब हमारी जो NGOs या हमारी ह्यूमन राइट्स की सोसाइटियाँ बनी हुई वो अपनी खिदमत कर रही हैं, अपने घराने की खिदमत कर रही हैं। कुछ लोग बैर मुल्क जाने के लिए, वीज़ा लगवाने के लिए वो इस किस्म के प्रोफाइल बना के दे देते हैं कि जी हमने इतना काम किया, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कोई 2-4 लोग अपने साथ ले जाते हैं। तो इस टाइम असूली तौर पर तो ये काम हमारी हुकूमतों का है कि हमारे मुल्क में जो कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को सस्ता इंसाफ मिले और जल्द इंसाफ मिले। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। देखिए कानून साजी तो करना हुकूमत का काम है, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना भी हुकूमत का काम है। तो जब तक आप स्पीडी ट्रायल नहीं करेंगे, इंसाफ लोगों को जल्द से जल्द नहीं देंगे तो इस किस्म के वाक़यात होते जाएंगे। और ये जो आपने अभी बात की है कि कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो ससुराल में उनको मार दिया गया, आपने देखा होगा कि उसमें जो ज़्यादातर वजूहात होती है या तो औरत के बारे में गलत इल्ज़ामात होते हैं कि उसके किसी और आशना के साथ ताल्लुक़ होते हैं, या सेकेंडली उसका कोई मसला ये होता है कि वो अपने घर से जहेज़ नहीं लेके आई होती, उसके पास बेचारी पर इतना सरमाया नहीं होता। तो अक्सर होता है कि जी वो आप जहेज़ नहीं लेके आई, लिहाजा जनाब उन्होंने तशद्दुद कर दिया। तो
सबसे बड़ी बात यह कि हमारी मुल्क में जहेज़ की लानत पर पाबंदी होनी चाहिए, इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए कि ताकि ये जहेज़ की लानत हमारे मुल्क से ख़त्म हो सके। क्योंकि जो लालच होता है ना इंसान का, ये इंसान को जो है ना जो है वो मुजरिम बना देता है। तो इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए। और हमारी जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, और जहाँ तक हमारी औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है, बिल्कुल हो रही है, ये मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ हमारी जो हमारी ख़वातीन हैं उनको भी सोशल मीडिया के ज़रिए वो भी थोड़ा सा वो हमारी इस्लाम से दूर हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें उनकी भी ऐसी डिमांड हो गई है, वो अगर अपने ससुराल में जाती हैं तो वो बड़ों का उस तरीके से अदब नहीं करती। वो कहती नहीं, मुझे तो ये राइट ही नहीं है, तो मेरे ज़िम्मे तो ये ड्यूटी नहीं है कि मैं आपकी माँ को क्यों खाना खिलाऊं बना के। तो वो अपना जो है ना वो इस्लामी टच एक दे के अपने आप को बड़ी ज़िम्मा करती हैं। लेकिन उनको भी चाहिए कि वो भी अपने घर को घर समझें और सास को सास समझें और अपने मियाँ की खिदमत करें, उसके हुक्म के ताबे हों। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि औरतों को, मैं कहूँगा कि औरतें कसूरवार हैं, मर्द भी कसूरवार होते हैं। कई मर्द भी ऐसे होते हैं जो जुल्म ज्यादती करते हैं औरतों के साथ, अपनी बेगमों के साथ, उनके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए। तो दो तरफा अगर ये इत्तफाक, बाहमी इत्तफाक होगा तो फिर माशरे में इस किस्म के जो क्राइम नहीं होंगे, इस किस्म के जो नहीं पैदा होंगे। पोलियो के हवाले से हमने बात की कि पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो कंट्रीज़ ऐसे रह गए हैं कि जो पोलियो फ्री अभी तक नहीं हो सके। तो पोलियो पर भी जैसे मैंने बात की थी कि हमारे यहाँ पोलियो वर्कर्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनको मार दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो हमारा जो मिडियोकर तबका है, जो हमारे मुल्क के ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर अभी तक तरक्की नहीं पहुँच सकी है, वहाँ पर उनको शऊर नहीं है, आगाही नहीं है। तो वहाँ तक शऊर और आगाही पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, शऊर तो इस टाइम पाकिस्तान में अगर आप कहें कि शऊर या तालीम नहीं पहुँची, तो मेरा ख्याल है कि तालीम अब पूरे पाकिस्तान में पहुँच चुकी है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वही एक तालीम का ज़रिया है। तो अब वो तालीमी इदारों की वो इतनी वो नहीं रही जितनी हमारी सोशल मीडिया के ज़रिए लोग अवेयरनेस हो रहे हैं। आप देखें, सोशल मीडिया में बैठ के लोग मेडिकल के डॉक्टर बन चुके हैं, कोई इंजीनियर बन चुके हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर बन चुके हैं। किसी को कोई इशू होता है, गूगल पे मारता है और वो जो है इस्लाम का जो भी है वो फतवा निकाल के सामने रख देता है। कोई बीमारी होती है वो सामने मेडिसिन सामने रख देता है। तो वो तो अब नहीं रही है। असल में जो थी हमारे मुल्क में तंग नजरी है, ठीक है, इंतहा पसंदी, तंग नजरी है। अब आपने जो बात की पोलियो की कि लोग क्यों नहीं करते, उसकी वजह मैं बताता हूँ कि लोगों को जहन में ये बात डाली हुई है कि जो पोलियो अगर आप पिएंगे ना तो मुल्क में ये इसलिए पिलाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो हमारे मुल्क की आबादी ना बढ़ सके। खानदानी मनसूबाबंदी का एक तासुर दिया जाता है कि ये आबादी को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जैसे ये जो कोरोना में, जैसे अभी ये मैंने बताया कि लोगों का इंजेक्शन नहीं लगाने आपने, तो उसमें भी यही कहा गया था कि अपने इंजेक्शन नहीं लगवाने, ये आबादी कम करने के लिए दिया जा रहा है ताकि मुल्क की आबादी ना बढ़े। और ये एक इंटरनेशनल साजिश है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो पोलियो है वो उन बच्चों के लिए है जो माजूर बच्चे हमारे हो रहे हैं, और जो लोग पोलियो में नहीं बच्चों को कतरे पिलाते वो अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। और अब तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन सब जगह पे ये पोलियो कतरे हो रहे हैं। लेकिन जो अभी बैकवर्ड एरिया है, जैसे KPK हो गया या बलूचिस्तान का कुछ हो गया, सिंध का कोई बैकवर्ड, वहाँ पर लोगों की अभी ये सोच है और वो पोलियो टीम पर हमला भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका ये इक़दाम जो वो दुरुस्त नहीं है। पोलियो कतरे पिलाने चाहिए और ये अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे कौम का मुस्तकबिल है। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे तो आगे हमारी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी। जी नाजरीन, हमने अपने आज के प्रोग्राम में बात की, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात की, हमने FIA के हवाले से बात की, हमने यूनान में किश्ती का जो डूबने का अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस पर बात की कि इसके हवाले से ठोस इक़दाम होने चाहिए। और उसके साथ साथ हमने हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस किया, हमने अस्पतालों की सूरत हाल को देखा, हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की। बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, हर कैटेगरी में इस्लाहात का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस्लाहात नहीं होंगी, जब तक ठोस इक़दामात नहीं होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक हम किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। तो हर इदारे को, हर शोबे को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर ठोस इस्लाहात की जाएँ, ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि बुराई का सिरे से ही नाम ख़त्म हो जाए और तमाम तर मामलात लीगल तरीके से और एहसन तरीके से पूरे हों। तभी हम इन तमाम तर शोबाजात में बेहतरी ला सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है मेरे प्रोग्राम के अख्ताम का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।